छठ पूजा हो गई, लेकिन लग रहा है आज सब ग्रुप में सो गए हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सेक्शन 10 हुआ था, सेक्शन 11 और 13 आज साथ पढ़ेंगे। सॉरी, सेक्शन 9 हुआ था, सेक्शन 10 और 13 साथ में पढ़ेंगे, फिर इसका क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। ठीक है। सेक्शन 10, न्यायिक पृथक्करण, जुडिशियल सेपरेशन, JS। ठीक। विवाह का कोई पक्षकार, चाहे वह विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठापित हुआ हो। विवाह का कोई पक्षकार मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई। ठीक है। विवाह कब हुआ था? जब ये एक्ट लागू हुआ है, मतलब 1955 के पूर्व या पश्चात। ठीक है। धारा 13 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किसी भी, ये ध्यान देना कि धारा 13 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर और पत्नी की दशा में उक्त धारा की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट किसी भी आधार पर भी जिस पर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी पेश की जा सकती थी, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के लिए प्रार्थना करते हुए अर्जी पेश कर सकेगा। कोई पक्षकार, दो चीज और लिखी है इसमें, ध्यान देना। ये सेक्शन 1 की बात हो रही है। ठीक है। हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों जो सेक्शन 13(1) हम पढ़ेंगे, 13(1) में क्या दिया हुआ है, सेक्शन 13 में क्या दिया हुआ है, तलाक के आधार दिए हैं, किस आधार पर तलाक लिया जाता है। 13(1) में जो आधार दिए हैं वो हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिलते हैं। ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे वहां पे 13, और वहीं तैयार कर लोगे, दोनों जगह तुम्हारे काम आ जाएगा। इसका आंसर लिखोगे, अगर न्यायिक पृथक्करण आ गया तो यहाँ पर लिखोगे, फिर धारा 13 के आधार भी लिख लोगे और वहां पर भी काम आ जाएगा। ठीक। और क्या कह रहा है, सिर्फ वाइफ को, तो सिर्फ वाइफ को देखो, इसमें भी है, देखो ये रहा। ठीक। तो 13(1) में तो है ही, साथ ही साथ 13(2) में, 13(2) में क्या है, विवाह के लिए, सॉरी, तलाक के लिए कुछ स्पेशल अधिकार, अन्य अधिकार, अधिक अधिकार वाइफ को अलग से दिए गए हैं। ठीक है। तो ये जो तलाक के आधार है, इन दोनों पर क्या ले सकते हैं, न्यायिक पृथक्करण, जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं। तो हस्बैंड को अगर लेना है तो जिस आधार पर वो तलाक ले सकता है, उन्हीं आधार पर वो क्या कर सकता है, न्यायिक पृथक्करण कर सकता है। ठीक है। और अगर पत्नी को करना है तो वो जिन आधार पर तलाक ले सकती है, उन्हीं आधार पर पत्नी क्या करेगी, न्यायिक पृथक्करण करेगी। ठीक है। ओके। तो सेक्शन 10 हो गया। न्यायिक पृथक्करण, न्यायिक पृथक्करण का अर्थ क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ रहते हुए, हस्बैंड वाइफ रहते हुए, अर्थात आपका संबंध समाप्त नहीं हो रहा, बट आप क्या रहोगे, अलग अलग रहोगे, एक साथ नहीं रहोगे। ठीक है। न्यायालय ऐसा आदेश दे सकता। ठीक है। कोई भी पक्षकार ले सकता है, हस्बैंड और वाइफ, चाहे उनका विवाह 1955 से पहले हुआ हो, जब यह एक्ट लागू हुआ है, या बाद में। हस्बैंड किन आधार पर न्यायिक पृथक्करण की डिग्री ले सकता है, तो जिस आधार पर सेक्शन 13(1) में वो तलाक ले सकता है। ठीक है। अब देखो, सेक्शन 13(1) हस्बैंड और वाइफ दोनों को तलाक का आधार देता है, कि जिस आधार पर पति ले रहा है उस आधार पर पत्नी भी ले सकती है। ठीक। लेकिन सेक्शन 13(2) कुछ अन्य आधार भी वाइफ को देता है, कुछ अन्य आधार भी वाइफ को देता है। ठीक है। जिस पर वो तलाक ले सकती है। इस तरीके से वाइफ के पास दो राइट हो गए, सेक्शन 13(1) और 13(2), जिस पर वो तलाक ले सकती है। तो यहाँ हम तलाक नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ हम सेक्शन 10 पढ़ रहे हैं, जो कह रहा है कि जिस आधार पर पति या पत्नी तलाक ले सकते हैं, उन्हीं आधार पर न्यायिक पृथक्करण भी करा सकते हैं। ठीक है। न्यायिक पृथक्करण क्या होता है, कि आप एज ए हस्बैंड वाइफ हैं, बट साथ नहीं रह रहे, अलग रह रहे हैं। ठीक है।
जहां की न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित हो गई है, वहां अर्जीदार पर इस बात की बाध्यता न होगी कि वह प्रत्यर्थी के साथ सहवास करे, किंतु दोनों पक्षकारों में से किसी के भी अर्जी द्वारा आवेदन करने पर तथा ऐसी अर्जी के में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में अपना समाधान हो जाने पर न्यायालय, यदि वह ऐसा करना न्याय संगत और युक्तियुक्त समझे, तो डिक्री को भी खंडित कर सकेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात कह रहा है कि चलो भैया तुमने क्या कर लिया, एक सेकेंड, सेक्शन 10(2) कह रहा है कि आपने 10(1) में जुडिशियल सेपरेशन ले लिया। कैसे ले लिया? सेक्शन 13(2) के डिवोर्स वाले आधार को फॉलो करके। बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ठीक है अगर कोई पक्षकार न्यायालय में, दोनों में से कोई पक्षकार, याद रखना ये क्यों बोला है, अभी बताने दो, ये लिखा है दोनों में से कोई पक्षकार किसी के अर्जी द्वारा आवेदन करने पर, ठीक है, दोनों में से कोई पक्षकार फिर से अगर आवेदन करता है कि जो डिक्री दी गई थी न्यायिक पृथक्करण की, उसको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, तो न्यायालय क्या करेगा, ऐसी अर्जी को एक्सेप्ट करेगा। हमेशा हमने देखा, सेक्शन 9 में भी हमने देखा, अर्जी मिलने पर डायरेक्ट जज साहब क्या नहीं दे रहे, ऑर्डर नहीं दे रहे, क्या करेगा, न्यायालय अपना समाधान करेगा कि इस जुडिशियल सेपरेशन को समाप्त करके पति पत्नी को साथ रहने दिया जाए, ऐसा करना न्याय संगत होगा और युक्ति युक्त होगा, तभी वो डिक्री देगा। ठीक, और सबसे पहली बात इस लाइन में कही गई थी कि जो जुडिशियल सेपरेशन 10(1) में मिल जाता है, उसके बाद जो पक्षकार है हस्बैंड और वाइफ, इनमें से किसी को भी साथ में सहवास करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, सहवास मतलब ऐसे हस्बैंड वाइफ अपनी सारी ड्यूटीज निभाते हुए साथ रहो, जैसा कि सेक्शन 9 में हमने देखा था। ठीक है, सेक्शन 9 में हमने देखा था कि बिना किसी कारण के अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी अलग रह रहे हैं तो न्यायालय उनको साथ रहने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, लेकिन युक्त कारण है तो बाध्य नहीं करेगा। ठीक है, अगर युक्त कारण है अलग होने के, मान लो कि वाइफ के ऊपर बहुत टॉर्चर हो रहा है या वाइफ हस्बैंड को टॉर्चर कर रही है, ठीक है, तो साथ रहने के लिए बाध्य नहीं करेगा। कुछ ऐसा ही सेक्शन 10 भी है, इसमें क्या है, पति पत्नी अलग रहना ही चाहते हैं, पति या पत्नी दोनों में से कोई अलग रहना चाहता है, ठीक है, युक्त कारण है। ठीक समझ लो, उल्टा ही है, इसमें क्या था, साथ रहने के लिए पीड़ित पक्षकार अर्जी करता था, इसमें अलग रहने के लिए। ठीक है, और 10(1) में किस आधार पर, इसमें आधार दिया, देखो जिस आधार पर आप तलाक ले सकते हो सेक्शन 13 में, उस आधार पर। ठीक, और न्यायालय सब जांच करके से अर्जी दे देगा। अगर ऐसी अर्जी मिल गई न्यायिक पृथक्करण की तो आप साथ नहीं रहोगे। ठीक है, साथ रहने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। ओके, लेकिन देखो एक बात बहुत अच्छे से यहाँ ध्यान रखना, अगर तुम लोग लल्लम वगैरह देने जा रहे हो, बहुत ध्यान देना। ठीक है, अगर पूछ लिया कि कौन सा पक्षकार जुडिशियल सेपरेशन को खंडित कराने के लिए याचिका डाल सकता है, मान लो हस्बैंड ने जुडिशियल सेपरेशन के लिए याचिका दी थी कि हमको पत्नी से अलग रहना है, ठीक है, और कोर्ट ने क्या कर दिया, ग्रांट कर दिया। अब क्या, अगर उस जुडिशियल सेपरेशन को खंडित कराना है युक्त आधार पर, तो क्या सिर्फ हस्बैंड कराएगा क्योंकि पीड़ित हो था? नहीं, कोई पक्षकार करा सकता है, बस न्यायालय क्या हो, संतुष्ट हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं रोके थे, यहीं से स्टॉप हुआ था रिकॉर्डिंग, इसलिए रिवीजन कर देना, देखते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। सेक्शन, ठीक है, कोई जुडिशियल सेपरेशन से अलग हो गया है तो ठीक है, कोई जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10(1) के अनुसार अलग हो गया है तो 10(2) कहता है कि
उनको साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब देखो सेक्शन 67 ऑफ बीएनएस कहता है कि अगर हस्बैंड ने पृथक्करण के दौरान, जुडिशियल सेपरेशन के दौरान वाइफ से बिना उसकी सम्मति के संबंध बनाया तो उसको बीएनएस में, न्यू वाले में, आईपीसी में नहीं, 2 से 7 साल तक का कारावास हो सकता है। ये कठिन भी हो सकता है और सादा भी हो सकता है, प्लस फाइन भी लगेगा। ठीक है, प्लस का मतलब हुआ कंपलसरी है, आप जेल भी जाओगे और आपको फाइन भी लगेगा। अब चलो तलाक करते हैं। ठीक है, ओके। तो विवाह विच्छेद है हमारे यहाँ। और तलाक शब्द इसलिए नहीं हुआ, तलाक अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है खूंटे से बंधी रस्सी को खोल देना। ठीक है, और डिवोर्स तो इंग्लिश में यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो मोस्टली अगर तुम लोग कोशिश करना विवाह विच्छेद शब्द यूज करो अगर हिंदू लॉ लिख रहे हो। ठीक है, ओके। अब देखो इसके साथ तुम्हारा सेक्शन 10 भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 10(1) कह रहा है कि जिस आधार पर धारा 13 में तलाक होता है उन्हीं आधार पर हम क्या कर सकते हैं, न्यायिक पृथक्करण भी ले सकते हैं। न्यायिक पृथक्करण किस लिए, कि मान लो कि हस्बैंड वाइफ के बीच बात नहीं बन रही है, कोर्ट कहता है ठीक है न्यायिक पृथक्करण कर लो, अलग अलग रहो, है ना, रिश्ता बचा रहेगा। ठीक है, तो मोस्ट ऐसा एक चांस है कि आप तलाक लेने जाओ बट आपको जुडिशियल सेपरेशन मिल जाए। ठीक है, चल पहले बढ़ते हैं। विवाह विच्छेद, कोई भी विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो, अनुष्ठापित मतलब हमारे अनुष्ठान होता है ना हिंदुओं में, तो अनुष्ठापित हुआ हो, चाहे पश्चात पति अथवा पत्नी द्वारा उपस्थित अर्जी पर विवाह विच्छेद की डिग्री द्वारा इस आधार पर विघटित किए जा सकेंगे। तो फिर से वही रूल हो गया कि चाहे जुडिशियल सेपरेशन हो चाहे तलाक हो, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट जो कि 1955 में लागू हुआ है इससे पहले की शादी हो या बाद की। ठीक है, ये फर्स्ट है। ठीक है, ये पहला वाला बोल रहा है। ठीक है, ओके। पहला वाला क्या बोल रहा है, हस्बैंड और वाइफ को निम्न आधार पर तलाक मिल सकता है। इनमें जो तुम आधार पढ़ोगे ना, इन सभी आधार को अलग अलग तैयार करना। ठीक है, क्योंकि इन सभी आधार पर अलग से शॉर्ट नोट्स आता है लिखने को। ठीक है, एलएलबी में भी आता है, एक लास्ट क्वेश्चन आएगा उसमें शॉर्ट नोट्स लिखने को आएगा। निम्न आधार पर क्या मिल सकता, ले सकते हैं, तलाक ले सकते हैं। देखो इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 13(2). ठीक है, और यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों को, ये आधार दोनों को मिला है, लेकिन 13(2) में जो आधार होंगे वो प्लस होंगे, और वो प्लस आधार किसको दिए जा रहे हैं, सिर्फ वाइफ को दिए जा रहे हैं। उन आधार पर सिर्फ वाइफ डिवोर्स ले सकती है, हस्बैंड नहीं ले सकता। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, पहले देख लेते हैं। चलो ये सारे आधार अगर तुम लोग को लाइन से याद हो जाए तो ठीक है, लाइन से नहीं याद हो तो कीवर्ड बना लो, नहीं तो कुछ आधार तो तैयार करना है तुमको। ठीक है, सबसे पहला आधार है, दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अपने पति या पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा मैथुन किया है। ठीक है, हस्बैंड या वाइफ के अलावा किसी अन्य से रिलेशनशिप बनाया जाए, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। आई थिंक इसके लिए जो शब्द हम यूज कर सकते हैं वो होगी जाड़ता। ठीक है, एडल्ट्री, पहले एडल्ट्री अपराध था, आई थिंक सेक्शन 377 में शायद था आईपीसी के, लेकिन अभी एडल्ट्री अपराध नहीं है और नए वाले लॉ में भी उसको जगह नहीं दी गई है। ठीक है, बीएनएस में भी उसको जगह नहीं दी है, आईपीसी में उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। वो इसलिए क्योंकि अगर वाइफ एडल्ट्री कर रही है तो वाइफ जिसके साथ एडल्ट्री कर रही है उसको दंड मिलता था, वाइफ को नहीं मिलता था, लेकिन अगर हस्बैंड एडल्ट्री कर रहा है तो हस्बैंड को मिलता था। ठीक है, तो इक्वलिटी के विरुद्ध था इसलिए हटा दिया गया। लेकिन आप क्या ले सकते हो, अगर पति या पत्नी ने शादी होने के बाद शादी से बाहर क्या किया है, रिलेशनशिप बनाया, तो उनको तलाक ले सकते हो उस आधार पे। ठीक है, ओके। दूसरा, दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है। क्या किया है, क्रूरता, किसके साथ, जो डिवोर्स की अर्जी डालने गया। हमने यहाँ देखा हस्बैंड भी हो सकता है और वाइफ भी हो सकती है। ठीक है, अगर हस्बैंड ने जाड़ता किया है तो डिवोर्स की डिग्री वाइफ को मिलेगी, अगर वाइफ ने जाड़ता किया है तो हस्बैंड को मिलेगी।
अगर हस्बैंड के साथ क्रूरता हुई है तो किसने क्रूरता की होगी? वाइफ ने की होगी। तो डिवोर्स की डिग्री लेने कौन जाएगा? हस्बैंड जाएगा। और फिर उसको क्या मिलेगा? डिवोर्स की डिग्री मिलेगी। दूसरे पक्षकार ने अर्जी के पेश किए जाने के अव्यवहित पूर्व कम से कम 2 वर्ष निरंतर कालावधि पर अर्जीदार के अभिव्यक्त रखा है। कौन सा शब्द यूज है? अभित्यक्त। हम यहाँ शब्द लिख दे रहे हैं अभित्यजन। ठीक है, अभित्यजन पर, अभित्यजन के आधार पर भी हम क्या ले सकते हैं? डिवोर्स ले सकते हैं। ठीक है, नाउ इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब इस शब्द अलग से तैयार कर लेना। 2 वर्ष तक, 2 वर्ष, इस टाइम लिमिट याद रखना। अर्जीदार को, अर्जीदार जो डिवोर्स की डिक्री लेने गया है उसको सेकंड पक्षकार ने क्या कर दिया हो? त्याग दिया हो। अगर वाइफ लेने गई है तो हस्बैंड ने, और हस्बैंड लेने गया हो तो वाइफ ने, चाहे वो न्यायिक पृथक्करण रहा हो, जुडिशियल सेपरेशन रहा हो या नहीं। ठीक है, ओके ओके। दो बस इतना याद रखना, क्या कर दिया हो? त्याग दिया हो। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे अंदर नहीं जाएंगे। चौथा, दूसरे पक्षकार, अच्छा हाँ सॉरी, चौथा नहीं करेंगे हम। यहाँ पे शब्द बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसलिए क्योंकि एमसीक्यू में बहुत डीपली से आ जाते हैं। ठीक है, चौथा नहीं होगा ये। कुछ शब्द ऐड किए गए हैं बाद में। देखो ये 1 था, पहला जाट था, दूसरा में ये ए और ये बी है। ठीक है, क्रूरता और अभित्यजन। ठीक है, फिर आएगा थर्ड। तो ऐसे हो गया 4, लेकिन नंबरिंग में थर्ड हो गया। ठीक है, दूसरे पक्षकार अन्य धर्म में संपरिवर्तन के कारण हिंदू नहीं रह गया है। क्या कर दिया है? धर्म परिवर्तन कर लिया है, और धर्म परिवर्तन के कारण क्या नहीं रह गया है? हिंदू नहीं रह गया है। ऐसा शब्द क्यों लिखा गया? भाई धर्म परिवर्तन कर लिया, जाहिर सी बात है हिंदू नहीं रह गया। इसका मतलब वो बौद्ध, अगर वो बौद्ध से सिख हो गया है, सिख से जैन हो गया है, जैन से हिंदू हो गया है, हिंदू से सिख हो गया है, तब उस आधार पे आप डिवोर्स नहीं ले सकते। ठीक है, ओके। अगर वो जो परिभाषा हमने हिंदू की सेक्शन 2 में पढ़ी उससे बाहर कोई अन्य धर्म अपना लिया है, तब आप क्या कर सकते हो? डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हो। ठीक है, 4th नंबर पे क्या हो गया? ओके, नंबरिंग गड़बड़ चल रही है, रुक जाओ। नंबरिंग हम सही कर देंगे, क्योंकि बहुत नंबरिंग में गड़बड़ होने बहुत प्रॉब्लम होती है, बाद में तुम लोग करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला दिया है इसको 1। अच्छा देखो, हम बता रहे हैं क्या दिया है। ठीक है, ये हो गया 13 का 1। ठीक है, ये हो गया 13 का 1 का जो ये छोटा वाला था इसका ए। ठीक है, और ये 13 के 1 का बी। ठीक, ओके। तो मतलब 13 1, ये वाला है, इसमें 3 परिभाषाएं हैं। ठीक है, तीनों को अलग अलग नंबरिंग दी गई है, और ये नंबरिंग बहुत अच्छे से याद रखना। LLB के लिए ठीक है नहीं करोगे, लेकिन बाकी हमेशा काम आएगा। ठीक है, ओके ओके। पता है हम लोग फिर गलती कर रहे हैं, दिखा रहे हैं क्या गलती कर रहे हैं। ये वाला इरेज कर दो। ठीक है, क्यों इरेज कर दो बता रहे हैं। यहाँ पर देखो शब्द, ये क्रूरता भी तो है, ये इसमें जाएगा। रुको यार, लाइनिंग गलती हो गई है, हम कर दे रहे हैं, सही कर दे रहे हैं। ठीक है, 13 1 1A 1B। ठीक है, अब 13 1 2, और ये था धर्म परिवर्तन। नंबरिंग ये वाली नंबरिंग, ये तीनों वाली नंबरिंग, ये थोड़ा सा ना इसको सही से लिखना है, अगर तुम लोग डिट्टो लिखने वाले हो एग्जाम में तो। ठीक है, और नहीं तो फिर सिर्फ नंबर कर देना 1 2 3 4 5। ओके, क्योंकि अलग अलग वर्ड लिखने को, अगर मैंने बोला ना मान लो क्रूरता पे टॉपिक लिखने को आ गया ऐसे की तरह, या वितेजन के बारे में लिखो हिंदू मैरिज एक्ट में, तब तुमको ये लिखने पर एक्स्ट्रा नंबर मिलता है LLB में। ठीक, चलो भैया नंबरिंग हम पकड़ लेते हैं। अब आएगा 3rd नंबर।
1313। ठीक है। दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृचित रहा है अथवा निरंतर या आंतरिक रूप से इस प्रकार के इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा है कि अर्जीदार से युक्तियुक्त रूप से आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्यर्थी के साथ रहे। इस खंड में मानसिक विकार पद में मानसिक बीमारी, मस्तिष्क का संरोध, अपूर्ण विकास, मनोवृत्ति व मस्तिष्क का कोई अन्य विकार निष्पक्षता विपरीत है और इसके अंतर्गत विखंडित मानसिकता होती है। मनोविकृति पद से मस्तिष्क का दीर्घ स्थायी विकार या निशक्तता, चाहे इस वृद्धि में आशा मान्यता हो या नहीं, अभिप्रेत है, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे पक्षकार का आचरण असामान्य रूप से आक्रामक या गंभीर रूप से अनुत्तरदायी हो जाता है और चाहे उसके लिए चिकित्सीय उपचार अपेक्षित है या नहीं, ऐसा उपचार किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, ये वाला थोड़ा ध्यान देना, बता रहे क्या बोल रहा है। ठीक है, मानसिक विकार शब्द का यूज हुआ है, पागलपन का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो विकृत चित्त शब्द का यूज हुआ है। ठीक है, और इस विकृत चित्त को इसी में आगे देखो एक्सप्लेनेशन ए और एक्सप्लेनेशन बी में एक्सप्लेन किया गया है। एक्सप्लेनेशन ए में कई प्रकार का, हर प्रकार का समझ लो, या कई प्रकार का, जैसे कि मानसिक विकार, मानसिक बीमारी, मस्तिष्क का संरोध, अपूर्ण विकास, ठीक है, मनोविकृति या मस्तिष्क का कोई अन्य विकार, ये जो अन्य हो गया ना, तो किसी भी प्रकार का मानसिक हालत जो ठीक नहीं है इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी कहता है, लेकिन देखो इसमें एक शब्द नहीं यूज हुआ है और इसमें यूज हुआ है। इसमें बोल रहा है जो मानसिक विकार है बी वाले में, ठीक है, वो ऐसा है कि जो डिवोर्स लेने आया, मान लो वाइफ का दिमाग ठीक नहीं है या मान लो हस्बैंड का दिमाग ठीक नहीं है, ठीक है, तो वाइफ क्या की, अर्जी डाली डिवोर्स के लिए। ठीक है, ओके, अब इसलिए डाली है क्योंकि इस हस्बैंड का मानसिक विकार इतना खतरनाक है कि अचानक आक्रामक हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, वाइफ को क्षति हो सकती है। ठीक है, आक्रामक या गंभीर रूप से उत्तरदायी हो जाता है। ठीक है, कौन हो जा रहा है, हस्बैंड हो जा रहा है, मतलब जो डिवोर्स लेने आए हैं वो नहीं, बल्कि दूसरा पक्षकार जिसका मस्तिष्क खराब है। अगर हस्बैंड लेने आया तो वाइफ, वाइफ लेने आया तो हस्बैंड। ठीक है, ओके, ये वाला जो है इसमें ये शब्द नहीं लिखा है लेकिन इंक्लूड है, बट इसमें लिखा है तो इंक्लूड होगा ही। इसमें लिखा है अगर ऐसा मानसिक विकार है, अगर ये दवा से सही भी हो सकता है, अगर इसके लिए दवा की व्यवस्था है भी, ठीक है, तब भी हम डिवोर्स देंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जब तक वो दवा असर करे तब तक वो ठीक रहे, नहीं तो उठ के वाइफ है तो हस्बैंड को मार डाले, हस्बैंड है तो वाइफ को मार डाले। तो इसको एक्सप्लेन किया था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जिससे दूसरे पक्षकार को युक्त आशंका हो सकती है खतरे की। ठीक है, वाइफ आधी रात को उठकर चक्कू लेकर पूरे घर में घूमने लगती है ना, तो हस्बैंड को हमेशा आशंका अपने जीवन पे बनी रहती है। इसमें दवा वाला शब्द का लाइन नहीं यूज हुआ है, तो यहाँ हम मान के क्या चल सकते हैं कि ठीक है, कि अगर ये जो मानसिक विकार था, अगर ये दवा से ठीक हो सकता है, ठीक है, तो हम डिवोर्स अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें किसी पक्षकार को कोई हानि तो हो नहीं रही है, कोई पीड़ित है, हम उसकी दवा करा दे रहे हैं, ठीक हो जा रहा है ना। अब देखो, मैंने ए और बी बता दिया, बट सेक्शन क्या कहता है ये नहीं बताया। ठीक है, दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृचित रहा है। असाध्य, तो इसका मतलब इसका ये वाला है, इसमें दवा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर दवा होती तो यहाँ असाध्य नहीं लिखा रहता। ठीक है, असाध्य रोग का मतलब जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता। ठीक है, अथवा निरंतर या आंतरिक रूप से इस प्रकार है कि इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित है कि अर्जीदार को युक्ति रूप से आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्यर्थी के साथ रहे। तो ये क्या करता है, असाध्य रोग से क्या विकृत चित्त है, ठीक है, या निरंतर या आंतरिक तौर पर लगातार जो है, या कभी कभी अचानक, ठीक है,
किसी मानसिक विकार से पीड़ित हो जाता है। क्या हो जाता है? मानसिक विकार से पीड़ित हो जाता है। जहां अर्जीदार से, जो डिवोर्स लेना चाहता है, उससे, अर्जीदार जो पीड़ित पक्षकार है, उससे अपेक्षा नहीं की जा सकती भैया तो क्या हुआ, वो मानसिक रूप से खराब है तो परेशान है तो क्या हुआ, जाओ साथ में रहो। ऐसा हम नहीं करेंगे। हम क्या नहीं करेंगे? ऐसी युक्त हम क्या नहीं कर सकते। एक तो बेचारा कोर्ट आया है डिवोर्स लेने, ठीक है, तो हम उससे ये आशा नहीं कर सकते कि आप जाओ उस व्यक्ति के साथ रहो, ठीक है। युक्त रूप से आशा नहीं करेंगे कि हम डिवोर्स नहीं दे सकते, सॉरी, हम उसको डिवोर्स देंगे, ठीक। अब देखो, असाध्य रोग जो विकृत चित्त का है, ठीक है, ओके। असाध्य रोग जो विकृत चित्त का है, ओके। हमेशा सेक्शन लाइन से शुरू से पढ़ना चाहिए ना, नहीं तो कटपीट हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे हम डिवोर्स देंगे। निरंतर या आंतरिक रूप से उसको कोई मानसिक विकार हो जाता है, जिस मानसिक विकार को आगे 3 इसमें एक्सप्लेनेशन ए और बी में एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है, ओके, है ना। अब देखो फिर से हमको लिखना पड़ेगा जो हमने इरेज कर दिया, ठीक है। कई प्रकार का मानसिक विकार था, बट यहाँ पे दवा का वर्णन नहीं है। देखो, आप कोई मानसिक विकार लेकर जाओगे कोर्ट, और हो सकता है कि आप सेक्शन 13(1) के 3rd में जा रहे हो, ठीक है, विकृत चित्त में, तो वहां पर कोर्ट देखता है कि असाध्य तो नहीं है, या दवा से ठीक हो जाएगा, कितना टाइम लेगा भाई, क्योंकि कोई अगर 20 साल 30 साल लेगा तो दूसरे की लाइफ नहीं बर्बाद कर सकते। और भी में कहा गया है कि अगर मानसिक विकार ऐसा है कि क्या हो सकता है, उसको अचानक ऐसा खतरनाक कार्य कर दे कि दूसरे पक्षकार को क्षति हो सकती है, तो हम डिवोर्स दे देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो, इसमें बहुत सारे आधार हैं, और सारे आधार पढ़ने के बाद हम तुमको बताते हैं कि एक चीज़ और करनी है। सेक्शन 13(1)(4), हम हर बार 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हम 13(2) देखेंगे, वो सिर्फ वाइफ को प्राप्त है, इसलिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 3 क्यों लिखा है, कुछ अमेंड हुआ है क्या? ठीक है, ठीक है। क्या है? असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित है, ठीक है, इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है, यहाँ पे नहीं, तो पुराना बेयर एक्ट है जो तुम लोग को भेजे हैं। असाध्य कुष्ठ रोग, ठीक है, हाँ, ओके। असाध्य कुष्ठ रोग, पहले ये कुष्ठ रोग था, ठीक है, इसमें इसी में है। पहले ये कुष्ठ रोग था कि अगर हस्बैंड को कुष्ठ रोग है तो वाइफ, और वाइफ को कुष्ठ रोग है तो हस्बैंड, डिवोर्स ले लेगा उस आधार पे। फिर अभी आई थिंक 3 या 4 साल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कुष्ठ रोग असाध्य हो, प्लस इसके साथ साथ बहुत, एक देखो, एक होता है कि दवा से ठीक हो जाता है, ठीक है, तो और एक होता है असाध्य होता है, तो यहाँ पे तो असाध्य लिख दिया है। असाध्य में भी कौन सा हो, ठीक है, जो गंदा वाला मूवी वगैरह में दिखाते हैं ना, कि मतलब चमड़ा गल गल के गिर रहा है वगैरह, है ना, अत्यधिक गंभीर हो, इस टाइप का कुछ हो, तो वहां पर हम डिवोर्स देंगे, ठीक है, ओके। 13(1)(5), ठीक है। कोई संचारी रूप से रतिज रोग से रहा हो, मतलब कोई बीमारी हो, कैसी बीमारी हो किसी पक्षकार को, जो संचरित हो सकती है एक से दूसरे को, ठीक है। जैसे कि अब देखो, कोरोना है तो कोरोना के लिए नहीं जा सकते, हाँ, कोरोना ट्रांसफर होता है, लेकिन जैसे कि मान लो HIV था, एड्स था, ठीक है, तो इस आधार पर हम डिवोर्स दे सकते हैं। किसी धार्मिक पंथ के अनुसार प्रवज्जा ग्रहण कर चुका हो, प्रवज्जा मतलब क्या हो गया हो, सन्यासी हो गया, ठीक है। 7th नंबर पे क्या है? दूसरा पक्षकार जीवित है या नहीं, इसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविक रूप से सुना होता, ठीक है। तो बोल रहा है कि 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना किसी के बारे में, दूसरे पक्षकार के बारे में। दूसरे पक्षकार मतलब अगर हस्बैंड डिवोर्स लेने आया है तो उसने 7 वर्ष से अपने वाइफ के बारे में कुछ नहीं सुना, वाइफ डिवोर्स लेने आई है तो हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं सुना। कुछ नहीं सुना मतलब कि वो जीवित है, अगर वो जीवित होता तो सुना होता, ठीक है, अगर जीवित होता तो नेचुरली सुना होता, ठीक है।
ओके, ये मृत्यु की अवधारणा सेक्शन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये वाला तुम्हारे पास अगर तुम लिख रहे हो तो तुम लिख सकते हो यहाँ पे भारतीय सॉरी तुम्हारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम अभी तुम्हारे चैप्टर में नहीं है, आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में आएगा। ठीक है, बीएससी का सेक्शन 111 ठीक है। देखो, दो सेक्शन है बीएससी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एक 110 है। 110 में लिखा हुआ है 30 वर्ष से किसी व्यक्ति का जीवित होना ज्ञात है। किसकी उदाहरणा कर रहा है? जीवन की। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं, जिसके वो आप 30 साल से जीवित मान रहे हैं वो 30 साल पहले ही मर चुका, तो उस व्यक्ति को साबित करना होगा। जैसे कोई एक्स व्यक्ति के नाम पे वाई राशन ले रहा है उसका फैमिली मेंबर मान के, है ना। एम आके कहता है ऐसे कैसे आप राशन ले रहे हो एक्स के लिए, वो तो 30 साल पहले ही मर चुका है, तो एम को साबित करना होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ 110 नहीं देखना था, 111 देखना था। 111 क्या कहती है? कोई व्यक्ति जिसके बारे में पिछले 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना गया है, ठीक है, जिसके बारे में पिछले 7 वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है। क्यों? अगर वो जीवित होता तो पक्का सुने होते। ठीक है, जैसे तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है, मान लो वो बाहर कमाने गया है, ठीक है, ओके, तो अगर वो बाहर कमाने गया है तो तभी तुमने सुना होगा ना कहीं से कुछ ना कुछ इंसान सुनता रहता है। ठीक है, अगर वो जिंदा होता तो ये धारा मृत्यु की अवधारणा करती है कि वो व्यक्ति मर चुका है जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना गया है। ठीक है, और ये यहाँ पे लागू होगी। ठीक, इसमें बहुत अच्छा केस है, बताएंगे। ठीक है, कि अगर पति पत्नी में से किसी के बारे में 7 साल से कुछ ना सुना गया हो, मतलब नॉर्मली पीपल सुन ही लेता, 7 साल एक लंबा टाइम होता है, तो वहाँ मृत्यु की अवधारणा कर लेंगे। ठीक है, एक देखो यहाँ पे बताते तुमको, एक हस्बैंड और वाइफ की शादी हुई। ठीक है, इंग्लिश केस है, केस का नाम तुरंत नहीं बताते क्योंकि हम पक्का गड़बड़ कर देते हैं केस का नाम। ठीक है, और हस्बैंड जी दूसरे दिन जहाज से निकल गए घूमने, जहाज जाके डूब गई। टाइटैनिक नहीं थी, कोई और जहाज थी। ठीक है, जब जहाज डूब गई तो जो वाइफ है उनकी, इन्होंने 7 साल वेट किया। आई थिंक 7 साल कंप्लीट कर लिया था, 8वां साल चल रहा था। ठीक है, जब हस्बैंड नहीं आए तो वाइफ ने दूसरी शादी कर ली, और जैसे ही दोनों चर्च से शादी करके बाहर निकल रहे थे, अब इसके सामने जो मैं बता रही हूँ चर्च से बाहर निकल रहे थे, ये सिर्फ तुम लोग को याद करने के लिए ना, एकदम डिट्टो मत लिख देना। जैसे ही शादी हुई वैसे ही हस्बैंड आ गया, पहला हस्बैंड 1 आ गया, इधर वाइफ की और हस्बैंड 2 की शादी हो गई। तो हस्बैंड कह रहा है ये क्या कर रही हो? बोले शादी कर रही हूँ। ये हस्बैंड भी कह गया तमीज से बात करो मेरी वाइफ से। तो ये हस्बैंड बोल रहा है कौन सी वाइफ? तुम्हारी? मेरी वाइफ है। तो ये बोला हाँ मेरी वाइफ है। बोला चलो कोर्ट बताता हूँ। ये चला गया कोर्ट, और पत्नी के ऊपर जो इसने केस किया था, ठीक है, वो किया था द्विविवाह का, क्योंकि जब तक तलाक नहीं हुआ है या विवाह का विच्छेद नहीं हुआ है तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, है ना। ये सेक्शन 5 में भी हमने देखा था। ठीक है, कोर्ट ने कहा वाइफ ने प्रॉपर 7 साल तक वेट किया। ठीक है, तो ये जो हिंदू लॉ यहाँ पे हम देख रहे हैं ये ब्रिटिश लॉ में भी लागू होता है। अगर 7 साल आप जिंदा थे तो कहाँ थे? ठीक है, पूरी छानबीन हुई, ऐसा ही नहीं सिर्फ वेट किया, पुलिस ने रिपोर्ट वगैरह भी लिखा, पूरा अच्छे से छानबीन हुआ। ठीक है, और उसके बाद वाइफ ने शादी की है। द्विविवाह नहीं बनता है। जो इसने दूसरी शादी की है ये शादी मान्य है, और आपके साथ इसकी शादी शून्य होती है। ठीक, ओके, चलो सेक्शन 13(1) का कौन सा था? ये 7th था। 7th के बाद हम देखेंगे 8। अरे यार ये तो खत्म नहीं होता शॉर्ट वाला इसका। ठीक है, 13 7 सॉरी 7 नहीं करना, नंबरिंग बड़ी अभी तेजन की भी नंबरिंग अच्छे से याद करना। 13(1) में जो 7th नंबर पे है, इसमें आगे एक चीज दी हुई है। ठीक है, रुक जाओ 7th में नहीं आएगा।
13(1)(a), ये अलग सेक्शन है। ये क्या है? अलग सेक्शन है, याद रखना। एक सेक्शन हमने अभी तक पढ़ा 13(1) और उसमें 7 पढ़ा, पहले वाले में 3 पढ़ा था, है ना? तो कुल मिला के 9 पढ़ा पहले में। अब इसमें भी कुछ कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। विवाह का कोई भी पक्षकार विवाह इस अधिनियम के चाहे पहले हुआ हो चाहे बाद में हुआ है, डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर अर्जी उपस्थित कर सकेगा कि ऐसी कार्यवाही में पारित जिसमें वह विवाह के पक्षकार थे, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के पश्चात 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर उन पक्षकारों के बीच सहवास का कोई पुनरारंभ नहीं हुआ है। ठीक, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन 10 हमने पढ़ा ना, अभी जस्ट पढ़ा है। ठीक है, दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार जिसने डिक्री ली थी या चाहे जिसने छोड़ी थी, सेक्शन 10 में। ठीक है, ओके। तो सेक्शन 13(1)(a) का 1 बोल रहा है, ठीक, कि अगर जुडिशियल सेपरेशन को 1 साल हो गया है, ये अवधि याद रखना, कितना हो गया है? 1 वर्ष या उससे अधिक हो गया है। ठीक है, 1 वर्ष या उससे अधिक हो गया है, तो इस जुडिशियल सेपरेशन के आधार पर कि सर आपने जुडिशियल सेपरेशन किया था, हमें अलग किया था, हमारे बीच रिलेशनशिप नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई सहवास नहीं हुआ, अर्थात हम साथ नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, सहवास मतलब साथ रहना, एज ए हस्बैंड वाइफ। ओके, तो इस आधार पर भी कोर्ट डिवोर्स दे देगा। ठीक है भैया, 1 साल हो गया, ले लो डिवोर्स। ठीक, 13(1)(a) का 2। ओके, ठीक है, कि ऐसी कार्यवाही में पारित जिसमें उस विवाह के पक्षकार थे, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री के पश्चात 1 वर्ष या उसके ऊपर की अवधि भर उन पक्षकारों के बीच दाम्पत्य अधिकारों का कोई प्रत्यास्थापन नहीं हुआ है। क्या है ये वाला सेक्शन बोल रहा है कि जो सेक्शन 9 में कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि साथ में रहो, क्यों अलग रह रहे हो बिना उचित कारण के। ठीक है, ऐसी डिक्री देने के बाद भी दोनों पक्षकार क्या कर रहे हैं? 1 साल तक साथ नहीं रहते। इसमें भी टाइमिंग याद रखना, 1 साल तक साथ नहीं रह रहे। न्यायालय की बात नहीं मान रहे, जो फाइन वाइन लग रहा है जमा कर दिया, लेकिन साथ रहने को तैयार नहीं है। पीड़ित पक्षकार क्या कर सकता है? डिवोर्स के लिए याचिका कर सकता है। ठीक है, नहीं पीड़ित नहीं लिखा है, कोई भी पक्षकार कर सकता है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। जो अलग रह रहा था, जो छोड़ के गया था, हमको इनके साथ नहीं रहना है, वो भी, और जिसको छोड़ के गया था वो भी। ठीक है, दोनों में से कोई क्या कर सकता है? डिवोर्स के लिए याचिका कर सकता है। अब ध्यान देना, सेक्शन 10 हमने पढ़ा था, हम दिखा रहे हैं, दिखाने से पहले हमको देखना पड़ेगा है कहाँ। ठीक है, देखो ये अभी जस्ट हमने पढ़ा है, सेक्शन 10 में लिखा हुआ है कि हस्बैंड वाइफ जिस आधार पर सेक्शन 13(1) में क्या ले सकते हैं? डिवोर्स ले सकते हैं। उसी आधार पे क्या ले सकते हैं? जुडिशियल सेपरेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेक्शन 9 में ऐसा कुछ नहीं था, तो वहां पर हमको इसका आधार नहीं लिखना है। सिर्फ एक चीज लिखना है कि अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री के बाद भी पक्षकार साथ नहीं रहते 1 साल तक, तो सेक्शन 13(1)(a) के सब सेक्शन 2 में हम डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं। बस वो एक आधार। ठीक है, बस वो एक आधार। ठीक है, बट जब हम न्यायिक पृथक्करण का आंसर अगर अलग से लिखेंगे तो ये सारे आधार हमको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ये सारे आधार जो हमने अभी पढ़े, तो इसको थोड़ा सा रिवीजन भी कर देते हैं, है ना। अभी हम और आधार भी पढ़ेंगे, जैसे कि पहला हो गया जारता, अपने हस्बैंड वाइफ के अलावा किसी अन्य के साथ संबंध में रहना, क्रूरता करना, अभित्यजन करना। 2 वर्ष का टाइम है, ये याद रखना कि 2 वर्ष तक बिना किसी कारण के एक दूसरे का त्याग कर दिया है। ठीक है, दूसरे पक्षकार ने त्याग कर दिया है। ठीक है, ये सब सेक्शन याद रखना। 13(1) का ये 1 में था,
1 ए में था, ये 1 बी में था। धर्म परिवर्तन करके हिंदू नहीं रह गया है, हिंदू मतलब जैन सिख बौद्ध के अलावा कुछ नहीं रह गया है। और विकृत चित्त हो गया है, इसकी परिभाषा हमने पढ़ी तो इतना लंबा तो रिवीजन नहीं होगा। असाध्य कुष्ठ रोग इससे पीड़ित है। कोई संचरित रोग है, जैसे जो कि फॉर एग्जाम्पल हमने चाहे भी लिखा था, जो कि एज ए हस्बैंड वाइफ क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। सन्यासी हो गया है 7 वर्षीय, उसका कुछ पता ही नहीं, अगर जीवित होता तो पता चलता। ठीक है, इतना होने के बाद सेक्शन 13(1)(a)(1) ये अलग से सेक्शन था, और ये सेक्शन कहता है कि अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री हमने ली सेक्शन 10 में, ठीक है, और उसका 1 साल हो गया है, तो हम डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा आधार हो गया। और ये वाला आधार भी तुम लिखोगे कि सेक्शन 9 में हमने क्या किया था, साथ रहने के लिए डिग्री ली थी, साथ रहने के लिए कोर्ट ने फिर से डिग्री दी थी नामपत्र अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए, लेकिन पक्षकार नहीं रह रहा आगे कि नहीं रहूंगा मैं इसके साथ, तो नहीं रहूंगा, उसके लिए भी 1 साल हो गया है, तब भी डिवोर्स दे सकते हैं। अब सेक्शन 10 का जब तुम लिखोगे, देखो सेक्शन 13 में सारे आधार लिखने हैं, सेक्शन 10 में भी ये दोनों आधार तुमको लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे साफ लिखा है कि जो जिस आधार पर आप डिवोर्स ले सकते हो, उन आधार पर न्यायिक पृथक्करण ले सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या होगा, समझा रहे हैं हम तुमको। सेक्शन 9 में साथ रहने के लिए पति पत्नी को डिग्री दी गई है ना, 1 साल बाद साथ नहीं रह रहे हैं, डिवोर्स फाइल कर दिया। ठीक है, तो क्या डिवोर्स दे देंगे? नहीं। 2 चीज याद रखना है। सेक्शन 10 कह रहा है कि जिस आधार पर सेक्शन 13 में हम डिवोर्स लेंगे, उसी आधार पर हम जुडिशियल सेपरेशन देंगे। तो कोर्ट क्या कर सकता है कि इनको जुडिशियल सेपरेशन दे देगा सेक्शन 9 वाले में। ठीक है, ठीक है भैया, तुम क्या कहते हैं, डिवोर्स ना लो, जुडिशियल सेपरेशन ले लो, 1 साल अलग रहो, 1 साल और अलग रहकर देखो, हो सकता है बात बन जाए। ठीक है, बहुत कम चांस रहता है कि कोर्ट ऐसा कुछ दे, ऑलरेडी अलग रह रहे हैं ना, बट ये एक विकल्प है, और हो सकता है कोर्ट डिवोर्स दे दे। ठीक है, ओके। ना इसके बाद जो हम सेक्शन पढ़ेंगे वो है सेक्शन 13(2). सेक्शन 13(2) क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें जो आधार है वो सिर्फ वाइफ को मिले हैं। ठीक है, इसमें एक होगा यौनावस्था का विकल्प भी। हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मुस्लिम लॉ में भी है, वहीं से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है, जहाँ सिर्फ औरतों को डिवोर्स का अधिकार मिलता है। ठीक है, ओके। विवाह पत्नी विवाह विच्छेद की डिग्री द्वारा अपने विवाह के विघटन को इस आधार पर भी अर्जी उपस्थित कर सकेगी। तो देखो याद रखना, तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि पहले तो विवाह विच्छेद पूछ लेगा, फिर ये पूछने की जगह कि विवाह विच्छेद अर्थात डिवोर्स के क्या आधार हैं, ये पूछ लेगा पत्नी को, वाइफ को किन आधारों पर डिवोर्स लेने का अधिकार है। तो तुम एक काम तो कर दोगे, तुम क्या करोगे, 13(2) लिख के चले जाओगे, ये मत करना। 13(1) वाला भी वाइफ को प्राप्त है, 13(1) वाला हस्बैंड और वाइफ दोनों को प्राप्त है। ठीक है, अगर ये पूछ लिया किन अन्य आधारों पर जिस पर हस्बैंड को डिवोर्स का आधार नहीं है लेकिन वाइफ को है, तब तुमको इसको अच्छे से लिखना है, नहीं तो पूरा का पूरा लिखना है। ठीक है, चलो, पहला क्या बोल रहा है कि इस अधिनियम के प्रारंभ से हिंदू मैरिज एक्ट लागू होने के पहले या बाद में विवाह हुआ हो, पति ने ऐसे प्रारंभ के पूर्व फिर विवाह कर लिया था, या अर्जीदार के विवाह के अनुष्ठान के समय पति की कोई दूसरी वाइफ जीवित थी जिसके साथ उसका विवाह ऐसे प्रारंभ के पूर्व हुआ था। ठीक है, देखो यहां भी तक हमने देखा कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके पहले चाहे शादी हुई हो चाहे बाद में, पीछे वाले सारे आधार मिले। लेकिन ये कह रहा है कि 1955 में जब यह एक्ट लागू हुआ है उससे पहले शादी हुई है तुम्हारी। ठीक है, उससे पहले पति से जितने विवाह करता था हिंदू अपराध नहीं था, और उस हस्बैंड के अन्य वाइफ थे। तो अगर इस एक्ट के लागू होने के बाद इसने हस्बैंड ने शादी की होती दूसरी, तो हस्बैंड तो जेल चला जाता है ना, चला जाता कि नहीं। लेकिन
यहाँ हस्बैंड जेल नहीं जाएगा, लेकिन आपको सेम डिवोर्स का अधिकार है। क्या है? तो एक्ट के लागू होने के पूर्व का विवाह है, क्या ले सकते हो? डिवोर्स ले लो। तो ये लगभग समाप्त है। तो 1955 में कौन शादी किया होगा, तो अब डिवोर्स लेने कौन जा रहा है ना? ओके। परंतु यह तब जबकि दोनों दशाओं में दूसरी पत्नी अर्जी के अवस्थान के समय जीवित हो। और ये तभी आप ले सकते हो जब अगर आपके हस्बैंड के एक से अधिक वाइफ है, तो बाकी वाइफ चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, वो जीवित हो। ठीक है। तो ये ना के बराबर है, मतलब इसका यूज ना के बराबर है, हटाया नहीं गया है, क्योंकि हो सकता है एक दो जीवित हो, और एक दो लोग जो जीवित हों उनमें से किसी की वाइफ, किसी के हस्बैंड की एक से अधिक वाइफ हो। ठीक है। दूसरा, ठीक है, कि पति विवाह के अनुष्ठापन के बाद, शादी होने के बाद बलात्संग, रेप, गुदा मैथुन या पशु गमन का दोषी रहो। ठीक है। दूसरा बोल रहा है, शादी हो गई है, शादी के बाद पति रेप और अननेचुरल रिलेशनशिप, या देखो, रेप, अननेचुरल रिलेशनशिप, और एक शब्द और दिया, इसकी इंग्लिश हमको नहीं आ रही। ठीक है। इसका अगर पति दोषी है तो आपको क्या मिल सकता है? डिवोर्स मिल सकता है। देखो, शादी के बाद, विवाह के बाद रेप का ठीक है, तो विवाह के बाद अगर पति रेप का दोषी अगर हरकत है उसकी रेप वाली है, तो पति को सजा नहीं मिलेगी रेप की, लेकिन हाँ आप उससे डिवोर्स ले सकते हो। ठीक है। तीसरा देखो, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956, जो हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात पढ़ेंगे। ठीक है, कि धारा 18 के अधीन वाद में या दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तत्संपन्न कार्यवाही में पत्नी को भरण पोषण दिलवाने के लिए पति के विरुद्ध यथास्थिति डिक्री आदेश इस बात के होते हुए पारित किया गया था कि वह अलग रहती थी, और ऐसी डिक्री आदेश के पारित किए जाने के समय 1 वर्ष या इसके ऊपर की कालावधि पर पक्षकारों के बीच सहवास का पुनरारंभ नहीं हुआ है। ठीक। ओके। तो भरण पोषण अधिनियम हम पढ़ेंगे अभी 1956, इसके बाद दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, उसमें भी हिंदू महिलाओं को भरण पोषण की बात हुई है। देखो, अभी हिंदू मैरिज एक्ट में हम पुरुषों के भरण पोषण की बात भी करेंगे। ठीक है, तो परेशान ना होना। ठीक है। प्लस सीआरपीसी सेक्शन 125, जो कि भी शायद चेंज हो गया है, 121 ऐसे कुछ हो गया है, भी ध्यान नहीं आ रहा हमको, तो जो बता देते हैं, है मेरे पास बेयर एक्ट रखा हुआ है, तो खोलना पड़ेगा। तो इन दोनों में क्या होता है, पत्नी को, बच्चों को इत्यादि के भरण पोषण की बात हुई है। ठीक है ना। अगर पति भरण पोषण नहीं दे रहा, पत्नी ने केस किया कोर्ट से कि उनको भरण पोषण दिलाया जाए, पति कह रहा है जाओ अपने बाप से मांगो। क्यों मांगे भाई? क्यों मांगे बाप से? बाप ने जो दिया था वो लेकर चली आई, वहां जाके मांगेगी तो भाई के लोग तभी उसको गाली देंगे। पता, भाई का हिस्सा लेती है। कौन सा भाई का हिस्सा? वो तो उसके बाप का हिस्सा था, लेकिन ठीक है, क्या ही करोगी लेकर, आदमियों का सकता है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे तुम कह रहे हो जाकर बाप से मांगो, तो कहाँ जाए वो, है ना? तो नहीं दे रहा, तो कोर्ट कह रहा है दो, तुमको देना पड़ेगा। ठीक है, तुमको देना पड़ेगा। नहीं देता है वो, और ऐसा करते करते 1 साल बीत जा रहा है। सेक्शन 144 बीएनएसएस का। ठीक है, बीएनएसएस का भरण पोषण की बात हो रही है। कब हो रही है? जब पत्नी पति से अलग रह रही है। कहाँ, किससे अलग रह रही है? पति से अलग रह रही है। ठीक है, देखो हम पढ़ रहे हैं इसको फिर से एक बार। तो समान कार्यवाही में पत्नी को भरण पोषण दिलवाने के लिए पति के विरुद्ध यथास्थिति डिक्री आदेश इस बात के होते हुए पारित किया गया था कि वह अलग रहती थी। ठीक है, कैसे अलग रह रही थी? जो ऊपर हमने देखा, जुडिशियल सेपरेशन के कारण, या सेक्शन 9 में अलग रह रही थी, युक्त कारण से अलग रह रही थी। ठीक है, हस्बैंड बहुत पीटता है, मारता है ना, अलग तो रह रही, लेकिन खर्चे पानी तो चाहिए, तो हस्बैंड से लोएगी। अब कहाँ कहाँ भी देखो, हिंदू मैरिज एक्ट में हमको दिखेगा ही अभी दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 में। ठीक है,
इसमें दिखेगा सीआरपीसी की धारा 125, तो हम यहाँ नया वाला लिख दे रहे हैं, बीएनएसएस की धारा 144। ठीक है, न्यायालय ने कहा आप उसको जा करते हैं, थोड़ा सा कहीं कहीं हिंदी यूज करते हैं, क्योंकि जहाँ पे मेरी इंग्लिश कमजोर पड़ती है ना वहाँ हम गड़बड़ बोल जाते हैं, जहाँ पर हिंदी कमजोर पड़ती है वहाँ भी हम गड़बड़ बोल जाते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस दो, मेंटेनेंस मतलब भरण पोषण, ठीक, नहीं दिया, और ऐसी डिक्री के लिए 1 साल बीत चुका है, तो वाइफ को न्यायालय, अगर वाइफ चाहती है कि हमको डिवोर्स दिलाया जाए तो न्यायालय डिवोर्स दे देगा। ठीक है, ओके, कि उसका विवाह चाहे विवाहोत्तर संभोग हुआ। हाँ देखो, ये जो अलग रह रहे हैं, इस अलग रहने के दौरान सेक्शन 10 वाला नियम लागू होगा, सहवास ना किया हो। ठीक है, और यहाँ 4th वाले में देखो 15 साल की उम्र के अंदर, ठीक है, जब 15 साल की नहीं थी लड़की, लड़की कितनी थी, 15 साल की नहीं थी, तब उसकी शादी कर दी गई। ये मुस्लिम लॉ से कॉन्सेप्ट लिया गया है। ठीक है, वहाँ नॉर्मली जो इस्लाम में है वो महिलाओं की शादी की उम्र 15 साल निर्धारित है। ठीक है, ओके, अब देखो शादी के बाद, शादी हो गई 15 साल से पहले, अब इससे फर्क नहीं पड़ता उसका और उसके हस्बैंड का रिलेशनशिप बना था कि नहीं बना था। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 वर्ष की आयु हो जाने के पूर्व अनुष्ठापित किया गया था, और उसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किंतु 18 वर्ष आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह के निराकरण का लिए अर्जी दिया हो। चलो 15 से पहले -15 थी, शादी हो गई, चाहे फिर उसके बच्चे ही क्यों ना हो। ठीक है, हो गई शादी, जब वो 15 साल की हो गई और 18 से होने से पहले वो डिवोर्स फाइल करेगी। टॉपिक बहुत अच्छे से याद रखना, तुम्हारे पास अलग से क्वेश्चन आ सकता है, यौवनावस्था का विकल्प क्या है। ठीक है, और अभी तैयार कर लोगे, मुस्लिम लॉ में काम आएगा। ठीक है, यौवनावस्था का विकल्प, तो ये सिर्फ लड़कियों को प्राप्त है, लड़कों को नहीं। ठीक है, कि 15 साल के अंदर शादी हुई थी, 15 साल प्लस होने के बाद छोड़ दिया जाए। ठीक है, ओके, तो कुछ तो हम बताने जा रहे थे, अभी दिमाग से निकल गया। ओके, हाँ, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, बट तलाक की डिग्री, अच्छा ठीक है, नहीं यहाँ पे नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन आंसर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको आगे का सेक्शन पूरा करना है, सेक्शन 30A और 13B और सेक्शन 14। ठीक है, इससे क्वेश्चन आंसर हम सोच रहे थे करने को, लेकिन टाइम हो जाएगा। ठीक, 13A क्या बोलता है, तो 13A को हम यहीं पढ़ा दे रहे हैं। इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी पर उस दशा को छोड़कर, इसमें सेक्शन 13(1) के खंड 2, 6 एंड 7 में वर्णित आधार हैं, यदि न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्याय संगत समझता है तो वह विवाह विच्छेद की डिक्री के बजाय न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित कर सकेगा। तो ये सेक्शन भी तुम लोग कहाँ लिखोगे, सेक्शन 10 के साथ। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि अगर न्यायालय के पास डिक्री आई डिवोर्स की, किसकी अर्जी आई, डिक्री नहीं, अर्जी आई, किसकी आई, डिवोर्स की अर्जी आई, किस सेक्शन में, सेक्शन 13 में, तो अगर न्यायालय चाहे तो डिवोर्स ना दे करके जुडिशियल सेपरेशन दे सकता है। ठीक है, पहली बात याद रखना, सेक्शन 10 में साथ में लिख दोगे, जुडिशियल सेपरेशन वाला आएगा। दूसरी बात, तलाक वाला है तो उसमें भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, लेकिन कौन सी ऐसी चीजें हैं, तो सेक्शन 13 का 2nd, 6th एंड 7th, इन तीनों आधार पे अगर डिवोर्स के लिए डिक्री आई है तो आप डिवोर्स ही दोगे, यहां पर आप जुडिशियल सेपरेशन नहीं दोगे। ठीक, तिवारी जी, बच्चे 2 मिनट रुकना मार रहे हैं, बस 2 मिनट।
बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं बट पहले वाली क्लास कट हो गई है ना, मतलब 1 आवर पूरा हो गया था तो दोबारा मैंने क्लास में लिंक नहीं भेजा है। और लगता है कि बच्चों को लग रहा हो कि मैंने क्लास खत्म कर दी। पहले हम लिंक भेजते थे, ठीक है। सेक्शन 13B पारस्परिक सहमति से बात करता है। देखो ये दोनों आधार भी पति और पत्नी को प्राप्त है। अगर से डिवोर्स हो रहा है, ठीक है, अगर डिवोर्स लिखना तो वहां पर ये लिख देना, ठीक है। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह है कि विवाह के दोनों पक्षकार मिलकर विवाह विच्छेद की डिग्री द्वारा विवाह का विघटन के लिए अर्जी, चाहे ऐसा विवाह विवाह संशोधन अधिनियम 1976 के पूर्व हो या पश्चात हुआ हो, जिला न्यायालय में इस आधार पर पेश कर सकेंगे कि 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग अलग रह रहे हैं और एक साथ नहीं रह सके और वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गए हैं कि विवाह का विघटन कर देना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, हस्बैंड प्लस वाइफ, दोनों पक्षकार मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। परस्पर एक साथ जिला न्यायालय में अर्जी देते हैं। कहाँ कहाँ देते हैं, जिला न्यायालय में, कि वो हस्बैंड और वाइफ 1 साल या उससे अधिक, ठीक है, 1 साल या उससे अधिक से अलग रह रहे हैं साथ, ठीक है, और किसी भी दशा में अब साथ नहीं रहना चाहते, साथ नहीं रह सकते हैं, ठीक है, तो उनको क्या दे दिया जाए, डिवोर्स दे दिया जाए, ठीक। ये 1 नंबर पे है। सेकंड नंबर क्या कहता है, उपधारा में निर्दिष्ट अर्जी के पेश किए जाने की तारीख से 6 मास के पश्चात और उस तारीख से 18 मास के पूर्व दोनों पक्षकार द्वारा किए गए प्रस्ताव पर यदि इस बीच अर्जी वापस नहीं ली गई है तो न्यायालय पक्षकार को सुनने के पश्चात और ऐसी जांच के पश्चात जो वह ठीक समझे समाधान कर लेने के बाद विवाह अनुष्ठापित हुआ है और अर्जी में किए गए
प्रक्रिया सही है या घोषणा कर सकेगा कि विवाह के विच्छेद की डिक्री हमने दे दी। ठीक है, और जिस तारीख को विवाह विच्छेद की डिक्री दी है उस दिन से विवाह मान्य हो जाएगा। ठीक है, डिवोर्स मान्य हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों लोग आपसी सहमति से डिवोर्स लेने गए तो जिला न्यायालय के समक्ष दिखाएंगे कि हम 1 साल से अलग रह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, अब अर्जी जिस दिन दी गई उससे 6 महीने बाद और 18 महीने के अंदर, जिस दिन अर्जी दी गई है उससे। ठीक है, अगर पक्षकार ने अर्जी वापस नहीं ली है तो न्यायालय क्या करेगा, पूरी जांच करेगा कि विवाह हुआ था कि नहीं, है ना, और जो बात अर्जी में लिखी गई है कि क्यों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते वगैरह, इससे संतुष्ट हो जाने के बाद क्या कर सकता है, डिवोर्स दे देगा। इसीलिए देखो अक्सर न्यायालय क्या करते हैं, 6 महीना साथ रहो फिर आना कहते हैं ना। बट कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा मामला है जहां पे साथ रहने का कोई उम्मीद ही नहीं है तो आप तुरंत डिवोर्स दे दो। 6 महीने वाला ये हर मामले में कंपलसरी नहीं होता है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल देते हैं, तो एक लड़की की शादी हुई और मान लो एक्स से शादी हुई थी। ठीक है, कोई केस था, मेरे सीनियर बताए थे। और जब लड़की गई तो वहां घर वालों ने उसके बड़े भाई के साथ उसको रख दिया। बड़े भाई को कुष्ठ रोग ऐसा कुछ था और उसकी शादी नहीं हो रही थी, और इसको लड़की को क्या किया, जबरदस्ती बड़े भाई के साथ रहने के लिए मजबूर करने लगे। ठीक, इस वहां पर थोड़ी पढ़ी लिखी अच्छे परिवार की थी, परिवार को फोन किया, परिवार वाले लड़की को तुरंत ले आए। बात न्यायालय पहुंची, न्यायालय ने जो जांच वगैरह किया। ठीक है, ओके। अच्छा, ये यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल नहीं लगेगा, ये अगले सेक्शन में लगेगा। ठीक है, सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 क्या कहता है भी बता रहे हैं। ठीक है, और डिवोर्स दे दिया। ठीक है, नाउ देखो ये लगेगा सेक्शन 14 में, क्योंकि सेक्शन 14 क्या कहता है कि जब भी आपका विवाह हुआ है, अगर आप डिवोर्स फाइल करना चाहते हैं, चाहे आप 13 में, 13A में, किसी में भी, तो विवाह से 1 वर्ष के अंदर आप डिवोर्स फाइल नहीं कर सकते, कम से कम 1 साल रुकिए। तो ये वाला एग्जाम्पल उसका अपवाद है। ठीक है, देखो इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी के बात को होते हुए भी कोई भी न्यायालय विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन की कोई अर्जी ग्रहण करने के लिए तब तक सक्षम न होगा जब तक विवाह की तारीख से उस अर्जी के पेश किए जाने की 1 वर्ष बीत न गया हो। ठीक है, ओके। परंतु न्यायालय इन नियमों के अनुसार किए गए आवेदन पत्र पर जो हाई कोर्ट द्वारा इस निमित्त बनाए गए, इसके लिए नियम कौन बनाएगा, हाई कोर्ट बनाएगा। ठीक है, किसी अर्जी का विवाह की तारीख से 1 वर्ष बीतने के पूर्व भी इस आधार पर उपस्थित किया जाना ज्ञात कर सकेगा कि मामला अर्जीदार के लिए असाधारण कष्ट का है या प्रत्यर्थी की असाधारण दुराचारिता से युक्त है, किंतु यदि अर्जी की सुनवाई के समय न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अर्जीदार ने अर्जी की उपस्थिति करने की इजाजत किसी दुर्व्यवदेशन या मामले की प्रकृति के प्रच्छादन द्वारा अभिप्राप्त की है, तो वह डिक्री देने की दशा में शर्त के अधीन डिक्री दे सकेगा कि डिक्री तब तक प्रभाव न होगी जब तक कि विवाह की तारीख से 1 वर्ष के अवसान न हो जाए, अथवा उस अर्जी को ऐसी अर्जी के पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना खारिज कर सकेगा। उक्त 1 वर्ष के अवसान के पश्चात उन्हीं असारता उन तथ्यों पर जो किए गए हैं खारिज की गई अर्जी के समर्थन में भी किए गए थे। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल ऊपर बताया है और फिर ये देख लो। बोल रहा है कि अगर जिसने अर्जी की है, नियम कौन बना रहा है पहले ये याद रखना, अगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं करोगे तो भी, लेकिन ये याद रखना कि जो अर्जी करता है उसने इसलिए अर्जी की है क्योंकि वो असाधारण कष्ट में है, जैसे हमने देखा लड़की की शादी वाला एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है, या उसके साथ दुराचार हो रहा है। ठीक है, तब 1 साल के अंदर भी वो क्या कर सकता है, 1 वर्ष वाला रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, उसके आगे कहता है कि अगर जिसने अर्जी कोर्ट में लगाई है डिवोर्स के लिए, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिल रहा है, ठीक है, वो दुर्व्यवदेशन थ्रू लगाई है,
तब न्यायालय क्या करेगा? जिला न्यायालय हो सकता है कि डिवोर्स दे दे, लेकिन ये डिवोर्स कब लागू होगा? 1 साल बाद लागू होगा, और हो सकता है अर्जी को समाप्त कर दे। ठीक है। और सेक्शन 2 कह रहा है कि मान लो कि 1 साल के अंदर सेक्शन 14 कह रहा है कि 1 वर्ष के अवसान के पूर्व विवाह विच्छेद की 1 वर्ष पूरा होने से पहले आप डिवोर्स की डिक्री प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, न्यायालय दे रहा है, बट इसमें जो अपत्य जन्म लेगा, ठीक है, उसके हितों के लिए, जो बालक पैदा होने वाला है, हो सकता है कोई बालक बच्चा आ जाए, ठीक है, तो उसके हितों के लिए न्यायालय ये कोशिश करेगा कि क्या कोई ऐसा चांस है कि जो पक्षकार हैं अर्थात हस्बैंड और वाइफ, ये एक साथ वापस रह सकते हैं, इनमें मेल मिलाप हो सकता है। ठीक है, इसीलिए पहले तो 1 वर्ष वाला रूल लगा दिया है कि 1 वर्ष बाद आओ। ठीक है, और उसके बाद इससे पहले वाला रूल भी हम देख सकते हैं कि ठीक है, क्या कर सकता है? 6 मास या 8 महीने साथ रहने को बोल सकता है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए, असाधारण कष्ट में व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 15 भी देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर इसका हम लोग कल देखेंगे। ठीक, कब विवाह विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेगा? ये बहुत अच्छा सेक्शन है, याद रखना। ठीक है, सेक्शन 15 क्या कह रहा है? ये एक कोर्ट रूम है, यहां से आपको डिवोर्स मिला, मान लो हस्बैंड को मिला, ठीक, वाइफ 1 को दिया, अब यहां से निकला, यहाँ दूसरी लड़की खड़ी थी, उससे शादी कर लिया, क्योंकि डिवोर्स तो हो चुका है ना, कोर्ट कहता है नहीं ना, ऐसे विवाह नहीं करोगे आप। जबकि विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विघटित कर दिया गया हो, डिवोर्स हो गया हो, या तो डिक्री के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार ही ना हो, और यदि अपील का ऐसा अधिकार हो तो अपील करने का समय का कोई अपील उपस्थित हुए बिना अवसान हो गया हो, या अपील की गई हो किंतु खारिज कर दी गई हो, तब वह विवाह व्यक्ति दूसरा पक्षकार कर सकेगा। ठीक है, सेक्शन 50 बोल रहा है कि डिवोर्स की डिक्री दे दी गई है, डिवोर्स की डिक्री दे दी गई है। ठीक है, हो गई डिवोर्स की डिक्री। अब दूसरा पक्षकार जिसके विरुद्ध डिवोर्स की डिक्री दी गई है, ठीक है, दूसरा पक्षकार जिसके विरुद्ध डिवोर्स की डिक्री दी गई है, वो क्या कर सकता है? ठीक है, अपील कर सकता है ना। अगर उसके पास अपील का कोई अधिकार नहीं है, ये देखो, सामान्यता मान लो कि उसने कंसेंट दिया हो दोनों पक्षकारों ने, तब अपील नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों पक्षकारों ने कंसेंट देकर डिवोर्स लिया था। ठीक है, या किसी मान लो हाई कोर्ट ने दिया है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट हर केस में नहीं जा सकते। ठीक है, आपको 134 ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लेना पड़ता है, उसके लिए इजाजत लेनी पड़ती है, और सुप्रीम कोर्ट ने तलाक दिया है तो कहाँ ही अपील करोगे? तो अपील का कोई अधिकार ही नहीं है। ठीक है, अपील का अधिकार नहीं है, या अपील का अधिकार था और जिस समय में अपील की जानी थी, सामान्यतः 1 साल का समय देते हैं, है ना, पर सीमा अधिनियम में हम समय देखेंगे, वो समय बिना अपील के बीत गया, तो बिना समय अपील बीत गया और अब वो अपील नहीं कर सकता। कभी कभी समय बीतने पर भी अपील होती है, सामान्यतः हम सामान्य रूल लेंगे। ठीक है, पर सीमा अधिनियम नहीं पढ़ रहे हम लोग। ठीक, तीसरा, मान लो उसने अपील कर दी थी और उसकी अपील पे सुनवाई हुई, सब हुआ, बट उसकी अपील खारिज हो गई। खारिज मतलब क्या हुआ कि पहले तो सुनवाई शुरू हुई और उसके बाद ही खारिज हुआ, हटाओ यार, इतना अच्छा निर्णय पहले से कोर्ट ने देकर रखा है, जिला न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने, जो भी है ना, और या फिर जो लोअर कोर्ट ने फैसला दिया था उसको हायर कोर्ट ने बरकरार रखा। ठीक है, और जब बरकरार रखा, उस हायर कोर्ट के, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने ही बरकरार रखा है, तो उसके खिलाफ आपको अपील का अधिकार नहीं है। जब ये सब चीजें पूर्ण हो जाएं तभी आप दूसरी शादी करो। ऐसा इसलिए, मान लो आपने दूसरी शादी कर ली, मामला अपील में गया, वहां
डिवोर्स वाली डिक्री कट कर दी गई, और जब कट कर दिया गया तो सेक्शन 5(1) के अनुसार आपका दूसरा पति या पत्नी जो है जीवित है, सेक्शन 5(1) के अनुसार दूसरा पक्षकार जीवित है और आप क्या हो गए, द्विविवाह के दोषी हो गए। ओके, सो आज हमने पढ़ा सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन, 13, 13A, 13B, 15 एंड 15। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग कल करेंगे, पहले इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे फिर भी रिएक्ट करेंगे, ठीक है। ओके।